Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, there are numbers on which you can call us, and they are 23314444, 23421050 and 23310464. If you are calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm your anchor today, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Sonu Sood. धन्यवाद लालिमा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाते हैं। आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इस कार्यक्रम में व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। 23314444, 23421050 और 23310464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का STD कोड 011 भी डायल करें। लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। जब आप हमें कॉल करें तब अपने रेडियो सेट की आवाज धीमी रखें ताकि एक बेहतर क्लैरिटी के साथ हम एक दूसरे को सुन पाएं। प्रश्नों के उत्तर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। नमस्कार शिशिर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप दोनों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब पहले हेडलाइंस के साथ है लालिमा अनेजा डांग। Thanks, Sonu. Yes, friends, let's begin with the headlines right away. Benchmark domestic indices end with gains of over 0.5%. Sensex closes above 81,000 level. Nifty settles at 24,723. Most Asian markets end in positive territory and crude oil prices drop following OPEC Plus decision to another output hike. प्रमुख घरेलू सूचकांक 0.5% से अधिक की तेजी में रहे। सेंसेक्स 81,000 के स्तर को पार कर गया। निफ्टी 24,723 पर हुआ बंद। अधिकांश एशियाई बाजारों में आई बढ़त और ओपेक प्लस द्वारा उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी के निर्णय के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट। सबसे पहले नजर घरेलू शेयर बाजारों पे, जहां व्यापक खरीदारी के चलते प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक 0.5% से अधिक की बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 419 अंकों के उछाल से 0.52% बढ़कर 81,019 पर बंद हुआ। निफ्टी 157 अंकों की वृद्धि से 0.64% बढ़कर 24,723 पर जा पहुंचा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार सूचकांकों का प्रदर्शन अग्रणी सूचकांकों से भी बेहतर रहा। मिड कैप सूचकांक में 1.1% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.7% से अधिक वृद्धि दर्ज हुई। Benchmark domestic equity indices today ended with gains of over 0.5%, led by broad-based buying. Sensex jumped 419 points or 0.52% to close at 81,019. Nifty rose 157 points or 0.64% to settle at 24,723. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange outperformed the frontline indices. The mid-cap index gained 1.1%. Small cap index added over 0.7%.
सेंसेक्स में शामिल 30 में से 26 कंपनियों के शेयरों में तेजी दर्ज की गई। सबसे अधिक लाभ में रहने वाली कंपनी रही। 4.3% वृद्धि के साथ टाटा स्टील। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में 3.5% से अधिक वृद्धि आई और एशियन पेंट्स का शेयर 1.8% की बढ़त में रहा। सबसे अधिक गिरावट दर्ज करने वाले शेयरों में पावर ग्रिड में 1.1% का नुकसान दर्ज हुआ। HDFC बैंक में लगभग 1% की गिरावट आई और ICICI बैंक के शेयर में 0.6% की गिरावट दर्ज हुई। In sectoral indices at the BSE, 19 out of 21 sectors ended in positive territory, while FMCG and BankX closed flat. In top gainers, metal climbed around 2.6%, realty rose around 1.9%, and commodities added 1.8%. और अब आज के हमारे पहले श्रोता जुड़ गए हैं आशीष दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत। सवाल पूछें। आशीष जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। शायद संपर्क में कुछ बाधा है। शैलेश है गुड़गांव से हमारे साथ। शैलेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी शैलेश जी, आपका स्वागत है। सवाल पूछिए। मेरे को जानना ये है कि इस मार्केट में अभी इन्वेस्ट करना क्या बेस्ट रहेगा, मतलब स्टॉक मार्केट में और गोल्ड दोनों के लिए? देखिए, शेयर बाजार में जिस दिन भी गिरावट आपको दिखे तो खरीदारी करने का एक मौका बनता है, जरूर करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहते हैं ना, छोटे छोटे किस्तों में ही खरीदिएगा, ये नहीं कि एक बार में पूरा का पूरा पैसा लगा दिया। सोने का जहां तक सवाल है, मेरी राय ये रहेगी कि आप फिजिकल गोल्ड से अभी बचे, क्योंकि उनकी कीमतों में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो काफी आपके लिए महंगा पड़ सकता है। तो मेरे लिए जो है वो बेहतर ये है कि हम गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जाते हैं, जहां पर एक बेहतर विकल्प है। दूसरा, अगर आप चाहें तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो सेकेंडरी मार्केट से भी आप आगे के सालों का ले सकते हैं। All right. We're now joined by Akash from Gurugram. जी आकाश, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग टू ऑल दी टीम मेंबर्स मैम, नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन था कि टैरिफ से रिलेटेड, जहाँ पे हमने देखा है कि कनाडा, चाइना एंड ब्राजील है रिटेलिएटेड अगेंस्ट द मैडनेस। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया के पास इज देयर एनी कमोडिटी जहाँ पे हमारा डोमिनेंट रोल है एंड देयर इज नो इजी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल? थैंक यू सो मच। सबसे ज्यादा डोमिनेट हम जहां कर रहे हैं वो स्मार्टफोन है। आप देखिए कि वहां पे जो एक बड़ी खपत है, चाहे वो एप्पल के फोन की हम लोग बात करें या किसी और भी ब्रांड के, हम बड़े पैमाने पर यहां से एक्सपोर्ट करते हैं। और यही वजह है कि ये जो 25% टैरिफ का फैसला है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और खासतौर पे स्मार्टफोन पे लागू नहीं है। दूसरी तरफ दवा के लिए वो लागू नहीं है, क्योंकि दवा उद्योग में भी हम काफी आगे हैं और आपको पता है कि हम दुनिया के फार्मा हाउस के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि हम बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करते हैं। और तीसरा जो एक एरिया है वो है आपका एनर्जी, यानी कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम बनाते हैं। पेट्रोलियम की बात नहीं करेंगे, कच्चे तेल तो हम निर्यात करते नहीं है, बल्कि जो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस वगैरह जो हम यहाँ से, खासतौर पर पेट्रोल, डीजल और ATF की मैं बात करूं, ये 3 एक एरिया ऐसा है जहां पर यूएस ने 25% यानी कि 25% वाले टैरिफ से उसे अभी अलग रखा है। आशीष रिकनेक्ट हो गए हैं, आपका स्वागत है। सवाल पूछे। जी आशीष, सवाल पूछिए। हेलो जी, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? जी प्लीज गो अहेड। Yeah. So my question was that, now this American thing is settled by and large, because out of the total export that we do, compared to other countries, R is only 11% compared to other like 75% for Canada and others, around 20% for others. Now ये settle होने के बाद do we see a rate cut coming, ताकि festivities, नवरात्रों में we see market going up and consumer demand and consumer buying comes back? देखिए, इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि अभी जो आज से शुरू हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक, उसमें ब्याज दरों में कमी की जाए। आपको पता है कि 3 किस्तों में लगभग 1% की जो है वो कटौती की जा चुकी है। और आप कह सकते हैं कि महंगाई दर जब 2.1% है तो आपके लिए एक मौका है, क्योंकि वो आरबीआई के मीडियन रेट से काफी कम है। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार हम लोग महंगाई की जो संभावनाएं हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन, और उसको ध्यान में रख करके ही कोई फैसला करते। दूसरा कि ये भी देखा जाता है कि ट्रांसमिशन किस तरीके का है, तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बात की उम्मीद काफी कम है। हालांकि रिजर्व बैंक एक आपको सरप्राइज दे सकता है, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता। All right. We move on and we are now joined by Keshav and he's calling us from Delhi. Hello Keshav.
हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी जी, सवाल हाँ, पूछिए। जैसे कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, नमस्कार पलटू। जी जी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे बेटे को एफडी में 2 लाख रुपए मैच्योर होने के बाद क्या एफडी में बने रहने का ठीक रहेगा, या 5 साल के लिए 2 लाख रुपए कहीं एक जगह लगा देने से, कुछ ऐसी राय बताइए, या फिर बिस्किट वगैरह गोल्ड के ले लें? बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रेट्स काफी कम हो चुके हैं, तो आप वहां से पैसा निकाल करके आप पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट में लगा लें, आपके लिए एक बेहतर विकल्प होगा वो। बात अभी हो रही थी आरबीआई की पॉलिसी की, तो बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर पर फैसले के लिए आज अपनी 3 दिवसीय नीतिगत बैठक शुरू की। समिति का निर्णय बुधवार को घोषित होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार दिवाली से पहले ऋण में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान अपने रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर सकता है। हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि लगातार 3 कटौतियों के बाद संभावना है कि केंद्रीय बैंक रेपो दर को 5.5% पर ही ज्यों का त्यों बनाए रखेगा। पिछली 3 बैठकों में लगातार रेपो दर में कटौती की गई थी, जो कुल 100 आधार अंकों यानी कुल 1% की कटौती है, जैसा आप भी कह रहे थे। आप यही बात कह रहे थे शिशिर, राइट। ऑलराइट, वी आर नाउ जॉइंड बाय एनपी सिंह फ्रॉम दिल्ली। हेलो नमस्कार जी टू ऑल पैनलिस्ट। जी नमस्कार जी, मैंने पहले भी एक बार करा था फोन, अब मैं दोबारा कर रहा हूँ। एनपी सिंह साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका जो रेडियो की वॉल्यूम है, इको हो रहा है। थैंक्स सो मच। आई एम 6 year old, तो मैं शेयर मार्केट में एंटर करना चाहता हूँ। मेरे 3 छोटे छोटे से क्यूरियोसिटीज हैं कि मेरे पास अंदाजा 50 से समझिए 1 करोड़ रुपए तक का है। मेरे को एक तो शेयर में कितना एक इन्वेस्ट करूं, और क्या कहते हैं, कौन से शेयर होते हैं जो कि शुरुआत करने में बहुत मुश्किल नहीं होती, कंसल्टेंसी किससे करनी चाहिए, और म्यूचुअल फंड में किसमें करूं, और इंट्राडे अभी कुछ सीखा नहीं है तो कभी उसमें वेंचर करना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। बस ये छोटे छोटे सवाल और ऐसे सवाल हैं जो सभी के लिए रेलेवेंट है। पहली बात सिंह साहब, आपके पास जितनी रकम है उसका सार्वजनिक खुलासा ना करें, आपके एहतियात के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो आपने 3 छोटे छोटे सवाल पूछे हैं, देखिए शेयर बाजार में आपकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर 60 वर्ष हो चुकी है, तो मेरे लिए आपके लिए मेरा सुझाव यही होगा कि आप शेयर बाजार में कम से कम पैसा लगाएं, क्योंकि आपके पास अब जो एक लंबे समय का निवेश करने की बात होती है वो स्थिति वैसे नहीं, क्योंकि आपके लिए आमदनी अब कम होती जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि आपके बाल जैसे जैसे सफेद होते जाते हैं वैसे वैसे आमदनी कम होने लगती है, तो थोड़ा वहां ध्यान रखें। आप अगर लगाना भी चाहते हैं तो आप अपने कुल जो आपके पास रकम है उसका 10 या ज्यादा से ज्यादा 20% जाएं, लेकिन उसको लगा करके आप थोड़ा समय दीजिए, 5 साल 6 साल का समय दीजिए, तो वो आपके लिए एक बेहतर विकल्प बन सकता है। म्यूचुअल फंड में निश्चित तौर पर काफी अच्छा, और म्यूचुअल फंड में मेरी सलाह होगी कि आप डेट फंड में पैसा लगाइए, वहां पर प्रिंसिपल के सुरक्षित रहने के आसार रहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप अभी ना जाएं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि आपको शेयर बाजार की अभी तक आपने एंट्री नहीं ली है, तो इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन से आप बचें। तो मेरा सुझाव ये होगा कि आप ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाएं, कुछ पैसा जैसे आप डाकघर की बचत योजनाओं में रख सकते हैं, और कुछ पैसा जो है शेयर बाजार में सीधे लगा सकते हैं। तो जहां तक अगर रेशियो की मैं बात करूं तो 20-40-40, यानी कि 40 आप म्यूचुअल फंड में, 40 आप डाकघर में और 20 शेयर बाजार में। ये ऑप्शन ये एक हिसाब किताब लेके चले तो शायद बेहतर होगा। And when he talks about shares, they should be a blue chip one so that he gets a good dividend. Exactly. And because his risk taking appetite at this age wouldn't be much. The only problem is that most of the blue chips are at a very high level. Yeah. So entering Valuations at are high very level high. is not a good thing. So better to go for some mid caps. I mean, since I have suggested just 20% of total fund available. So if he is going for that, so mid cap where the prices are low, और सिप में ही लगाना चाहिए, वो म्यूचुअल फंड में बिल्कुल। और दूसरा ये है कि अगर आपके लिए शेयर बाजार में आपने जाना है तो आप आईपीओ भी देखिए, बहुत सारे आईपीओ, बहुत अच्छे आईपीओ आ रहे हैं, तो वो आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो सेकेंडरी मार्केट के बजाय आप आईपीओ में एक अच्छी वैल्यूएशन की कंपनी है, और देखिए बहुत सारे सुझाव आते हैं, कई अखबारों में भी आते हैं, कुछ टीवी चैनल्स पे आते हैं, सुने सबकी, लेकिन फैसला अंत में आपको करना है, क्योंकि पैसा आपका है। और अब चलते हैं अपने अगले कॉलर की ओर। बेंगलुरु से एनआर प्रसाद है हमारे साथ। वेलकम टू द शो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Hi, good evening, Market Mantra. Good evening. This is Anar Prasad from Bangalore.
Mr. Sinha, there are two questions. I just want to know whether STCG can be squared off against the LTCG. My second question is, in the financial year 2024-25, I made a profits on the NASDAQ exchange, and definitely those were STCG only. Whether those STCG can be squared off my domestic negatives which I made in the Indian stock markets. Thank you. These are my two questions, sir. Mr. Prashad, I will come back with the answer in a minute or so. Let me just check what is the exact provision, because I just want to give you the exact provision rather than just going for the speculation. Right. So please give me a minute. After one or two call, I will come back with the answer. Sure. Let's move ahead, and we have Akash online, and he's calling us from Delhi. Our phones seem to have a little preference for Delhi today. All right, that's on the lighter note. Yes, Akash जी सवाल पूछे. मैम मेरा दो सवाल है. पहला सवाल ये है, मेरे को 5-6 साल के लिए 2-3 लाख रुपए लगाने हैं, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? दूसरा सवाल ये है, जैसे कि सोने की बिस्किट खरीद लेना चाहिए या नहीं, या प्रॉपर्टी के अंदर लगाना चाहिए, आप बताइए. 2 लाख रुपए 5 से 6 साल के लिए डाकघर की फिक्स डिपॉजिट में आप जाएं, आपके लिए ज्यादा बेहतर है. बैंक में अभी चूंकि ब्याज दरें काफी कम हो चुकी है, तो वहां पर आपके लिए पोस्ट ऑफिस में आपके लिए 5 साल का आप या तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं, या फिर वहां के पोस्ट ऑफिस में आप फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं. दोनों में जो आपके लिए बेहतर हो वो आप कर सकते हैं. मेरी राय होगी डाकघर की बचत योजनाओं को लेकर के. दूसरा आपका सवाल था कि क्या सोने का बिस्किट खरीदना बेहतर होगा या रियल एस्टेट में जाना बेहतर होगा. देखिए, रियल एस्टेट और सोना दोनों के साथ एक अच्छी बात यह है कि एक लंबे समय के लिए आपके लिए एक फायदे का सौदा होता है. और सोने में आपने बहुत अच्छी बात कही, बिस्किट खरीदें, वरना लोग कहते हैं कि आप गहने खरीदें. तो सोने में निवेश का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बिस्किट खरीदें. और बिस्किट खरीदें इस समय में थोड़ा कीमत ज्यादा है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर ऊंची कीमत पर करते हैं तो आपका इंतजार लंबा होगा उस कीमत को रिकवर करने के लिए. और अब चलते हैं करेंसी बाजार की ओर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 12 पैसे कमजोर होकर 87 रुपए 66 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 98.67 पर था. और अब चलते हैं हम बेंगलुरु की ओर, एंड वी आर नाउ जॉइंड बाय सुब्रतो फ्रॉम बेंगलुरु. यस मिस्टर सुब्रतो, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन. जी. Hello. Yes, please ask a question. Yeah. Good evening to Market Mantra team. Good evening, Ji. I would like to know from the expert that I have 1 lakh lump sum in my PF account, and I am not getting any PF where I am working currently. So what to do with that money? If I keep it for 3 years, so will I get any interest, or it will be as it is in future, only the lump sum amount? Yeah, you mean EPF? No. Yes. Okay. Yes, Employee Provident Fund. Okay. So, Mr. Subrato, you can keep your money in the EPFO because whatsoever money is there, interest is always credited into that account. So you don't have to worry about that. And if you change your job and your EPF again restarts, then the UN number, which is a unique identity number kind of thing, that will be the same, and you don't have to worry about that. So my advice would be to keep it in the EPFO. बेंगलुरु से चलते हैं हल्द्वानी, जहां से नंद किशोर है हमारे अगले कॉलर. सवाल पूछिए. Before Mr. Nand Kishore, Mr. N.R. Prashad, the question he asked about the LTCG and STCG. So, मार्केट मंत्र टीम को नमस्कार. एक मिनट नंद किशोर जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि बस एक सवाल दे रहे हैं वो पहले के श्रोता का, और उसके बाद आपका सवाल हम लेंगे. जी, Mr. Prashad asked about that how it can be adjusted. So long-term capital gain losses can only be adjusted against income from the long-term capital gain. But short-term capital gain can be adjusted by both LTCG, that means the long-term, as well as the STCG. So I hope Mr. Prashad will get the answer. So नंद किशोर जी, अब अपना सवाल पूछिए. जी, मार्केट मंत्र टीम को नमस्कार. नमस्कार जी. मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो म्यूचुअल फंड से गेन्स हैं, अगर जरूरत नहीं भी है तब भी क्या इनको टाइम टू टाइम एनकैश करना चाहिए? देखिए नंद किशोर जी, एक चीज क्या है जिसको हम लोग तकनीकी भाषा में कहते हैं चर्निंग आउट, कि आपने कहीं से पैसा निकाला और कहीं और लगा दिया, तो गलत नहीं है. आप अगर उस मुनाफे को निकाल करके री इन्वेस्ट कर देते हैं
तो आपके लिए गलत नहीं है। बस ध्यान रहे कि चूंकि आप पैसा जब निकालेंगे, रिडीम करेंगे, तो उस समय टैक्स का मुद्दा आ सकता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन चर्निंग आउट करना एक काफी अच्छा विकल्प हो सकता है। All right. Niti Aayog today released its report titled Unlocking a $200 billion Opportunity, Electric Vehicles in India. And the first edition of the India Electric Mobility Index, IEMI, in New Delhi. The report on unlocking a $200 billion opportunity in electric vehicles aims to move from incentives to mandates and disincentives and focusing on high potential vehicle segments and geographies. It also aims to enable financing for electric buses and trucks which currently face significant adoption barriers. We could discuss more on this, but for the moment we have Dheeraj joining us from Gujarat. Let's talk to him. Yes, Dheeraj ji, आप अपना सवाल पूछिए जी। जी मैडम, मेरा सवाल है कि पर्टिकुलर किसी स्टॉक में अगर स्टॉक स्प्लिट अनाउंस हुआ है, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक हमको स्टॉक स्प्लिट के रिकॉर्ड डेट के पहले परचेज करना बेटर रहेगा या फिर स्टॉक स्प्लिट होने के बाद लेना बेटर रहेगा? देखिए, जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में वॉल्यूम काफी बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2 रुपए के 10 रुपए वाले शेयर 2 रुपए का फेस वैल्यू हो गया, तो 5 शेयर है, जहां पहले 1 शेयर थे वो अब 5 शेयर हो गए। तो जब स्प्लिट हो जाता है तो उसकी प्राइसेस जो है वो कीमत जो है वो नीचे आ जाती है। तो आप अगर स्प्लिट के बाद खरीदें तो ज्यादा आपके लिए बेहतर हो सकता है, आपको कीमत कम अदा करनी पड़ेगी क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम होता है, लेकिन वो तुरंत करना होगा क्योंकि बहुत सारे कंपनियों में यह भी देखा गया है कि स्टॉक स्प्लिट होने के बाद वॉल्यूम तो काफी बढ़ गया, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी कीमत भी उसी हिसाब से बढ़ती है, खासतौर पर जो काफी मजबूत बुनियाद वाले हैं। तो बोनस जहां अनाउंस हुआ वहां बोनस के रिकॉर्ड डेट के पहले खरीदे, जब स्प्लिट हुआ है तो स्प्लिट में बाद में खरीदें, तो और वो तुरंत खरीदे तो आपको कम कीमत का फायदा मिल सकता है। All right. Well, the Fact Check Unit of Press Information Bureau, PIB, has called out social media accounts for spreading false claims regarding recent tariff-related developments between India and the US. These accounts are accused of attributing fabricated statements to the External Affairs Ministry and US President Donald Trump. The Fact Check Unit has warned users to not fall for misinformation and fake propaganda being circulated online. It has also advised people to always cross-check with official sources before sharing or believing any such content. उधर फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आज भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मार्कोस के बीच कल द्विपक्षीय वार्ता होगी। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने यात्रा पर रवाना होने से पहले जारी वक्तव्य में भारत को एक मूल्यवान मित्र बताया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में एक संतुलित और स्थिर विकास हुआ है जो व्यापक और बहुआयामी है। राष्ट्रपति ने संभावित सहयोग के लिए रक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, पर्यटन और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों पर भी प्रकाश डाला। और अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। अधिकांश एशियाई बाजारों में आज बढ़त दर्ज हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 1% से अधिक की बढ़त में रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक दोनों में 0.9% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई तथा चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.6% से अधिक वृद्धि पर बंद हुआ। इस बीच जापान के निक्केई 2025 सूचकांक में 1.2% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्रों पर नजर डालें तो यहां के अधिकांश सूचकांक दिन के कारोबार में बढ़त पर थे। अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स लगभग 1.4% के उछाल पर था। फ्रांस के कैक में लगभग 8.8% की वृद्धि थी और लंदन का फुटसी 0.4% की बढ़त पर था। आपकी छोटी सी टिप्पणी, ये जो हम बाजारों में उछाल देख रहे हैं आज भारतीय बाजार में भी, आपको लगता है कि डाइजेस्ट हो गई है टैरिफ की जो अनाउंसमेंट है? देखिए, जैसे जैसे फाइन प्रिंट सामने आएंगे वैसे वैसे बाजारों में एक निश्चिंतता बनेगी। जिस दिन 25% यानी कि 31 जुलाई वहां के तारीख के हिसाब से और हमारे लिए 1 अगस्त को जब ऐलान किया गया तो उससे ऐसा लगा कि हमें काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन उसका फाइन प्रिंट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एनर्जी प्रोडक्ट और फार्मास्यूटिकल्स, ये 3 चीज अभी इसमें शामिल नहीं है और वो हमारे टोटल जो लगभग $86 बिलियन का ट्रेड है उसका आधा इन तीनों का है। तो शायद एक ये वजह है कि बाजार एक देख रहा है कि चलो
निश्चिंता है, तो इसीलिए आज आपने तेजी देखी। कोई घबराने की बात नहीं है। नहीं, घबराहट तो होनी चाहिए। थोड़ी बहुत। बट सामना करना है, सामना तो करना ही पड़ेगा। All right, let's take a look at the oil prices. Crude oil prices dropped over 1% today after OPEC Plus agreed to another output hike in September. Brent crude was trading over 1.6% down at $68.54 per barrel, and WTI crude was also trading 1.8% down at $66.11 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 1% up at 1,820 rupees per 10 grams, and silver was also trading over 1.4% up at 1,12,140 rupees per kilogram a short while ago. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 1.2% से अधिक की बढ़त के साथ 99,959 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.3% से अधिक वृद्धि के साथ 1,11,781 रुपए प्रति किलो पर थी। ये ताज़ा समाचार मिलने तक के फिगर्स हैं और समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर आने के लिए और बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद, नमस्कार। And now the headlines again. Benchmark domestic indices end with gains of over 0.5%. Sensex closes above 81,000 level. Nifty settles at 24,723. Most Asian markets end in positive territory, and crude oil prices drop following OPEC Plus decision to another output hike. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Sonu Sood signing off. So it's goodbye from now. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.